अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है। उसी षड्यंत्र के तहत वह अपना काम करना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसका काम सक्सेसफुल हो जाता है तो वह सोच बैठता है कि हमारा ज़िंदगी अब काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलने वाली है और चलेगी भी। अब इसी फिराक में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन कहा भी गया है दोस्तों कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंसान को बच पाना पुलिस के हाथ काफ़ी नामुमकिन सा होता है और पुलिस कैसे ना तैसे कर अपराधी तक ज़रूर पहुंच भी जाती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है कि अपराधी बहुत ही शातिर होता है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने के लिए काफ़ी कोशिश करती है और आखिर में पहुंच ही जाती है। लेकिन पुलिस जब उस अपराधी को सबके सामने लाती है, उसकी जो कहानी दर्द बयां की जाती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी पास चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं, अगर पहली बार देखने के लिए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को आपका जरूर जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये वीडियो को आप जाकर लास्ट में एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की यह जो घटना है, यह घटना भी है झारखंड प्रदेश का, उसी का गुमला एक शहर पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 4 जनवरी 2023 का दिन होता है। तो गुमला कस्बे के थाना प्रभारी होते हैं राजू कुमार गुप्ता उसी समय अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने एक सिपाही आते हैं, कुछ पुरानी फाइलें लेते हैं, उन्हीं के सामने खड़े हो जाते हैं, वही फाइल पलटने हुए लगते हैं। तो राजू कुमार देखते हैं कि असल में वह जो सिपाही है उसके चेहरे पर कुछ सिकन सी होती है। उससे पूछने लग जाते हैं क्या बात है। राजू के सामने वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब, इस समय अपने थाने के बाहर एक महिला जो लगभग जिसकी उम्र वही 29 साल के आसपास है, वह काफ़ी बेहोश अवस्था में बाहर खड़ी हुई है। उसके चेहरे पर काफ़ी सिकन सा है, वह काफ़ी हाफ डाप रही है, वह आपसे मिलना चाहती है। कह रही काफ़ी अर्जेंट बात हमें साहब से बात करना है। यह बात जैसे वहाँ पर राजू कुमार गुप्ता सुनते हैं, सुनने के बाद सिपाही को तुरंत ही एक बार तो तगड़ी आवाज़ में बात करने लग जाते हैं, अब तक क्यों नहीं बताए। यह बात सिपाही सुनने के बाद उनकी बात को अपने दिल के अंदर समा लेता है और फाइल हुए जाकर उस ऑफिस के दराज में रख देता है। डरने के बाद बाहर चला जाता है। वहाँ उस महिला से कहने लग जाता है ठीक है आप जाइए, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। वह महिला अंदर आती है। आने के बाद साहब के सामने खड़ी हो जाती। सबसे पहले उसके आंखों से काफ़ी आंसू निकलते हैं। राजू कुमार गुप्ता जैसे देखे उस महिला को काफ़ी सताना देते, कहने लग जाते आखिर तुम हमें पूरी बात बताओगे नहीं, तुम अपने बारे में कोई जानकारी दोगे नहीं, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकेंगे, बताइए आखिर क्या कारण है। महिला तब भी उसके आवाज़ों से कोई लफ्ज़ भी निकल पा रहे थे। वहाँ के इंस्पेक्टर जो होते हैं कहने लग जाते हैं क्या तुम्हारा पति तुम्हें मारा पीटा है या तुम्हारे सास ससुर तुम्हें मारे पीटे हैं। लेकिन तब भी वह महिला कुछ बोल पा नहीं रही थी। काफ़ी बार थाना प्रभारी समझाते हैं, लेकिन काफ़ी बार समझाते थक सा जाते हैं, लेकिन वह महिला के लब से कोई जवाब भी नहीं निकल। थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता जो होते हैं उस महिला को बैठाते हैं। बैठाने के बाद एक गिलास पानी पकड़ाते हैं। वह पानी पकड़ने के बाद पी लेती है, अपने दिमाग को ठंडा रखती है। कहने लग जाती है साहब, हमारा नाम है पूनम महतो, हमारी उम्र है 29 साल, हम इसी आपके ही कस्बे के एक पास एक इलाका पड़ता है पतिया, वही के ही रहने वाले हैं और हमारे पति हैं रविंद्र कुमार महतो, जिनकी उम्र है 31 साल के आसपास। हमारे पति ठीक आज से लगभग 3 महीने पहले 30 अक्टूबर 2022 को शाम को टाइम से हमसे यह बता के गए थे हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ अर्जेंट काम है और वहाँ कुछ सामान लेकर वापस आ जाएंगे। हमारे पति वहाँ से चले जाते हैं और जब चले जाते हैं लगभग कई घंटे का वक्त बीत जाते हैं, लौट के नहीं आते। यहाँ तक कि लगभग रात के 11 बजे के आसपास टाइम हो जाता है और जब टाइम हो जाता है तो हम काफ़ी हताश से हो जाते हैं। तुरंत ही उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं तो उनका मोबाइल नंबर जो होता है वह बंद बता देता है। काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इस चीज़ की सूचना जाकर अपने सास ससुर को भी देते हैं, यहाँ तक कि अपने देवर को भी देते हैं कि अभी तक तुम्हारे भाई नहीं आए। उनका जो भाई होता है वह तुरंत ही एक्शन में आता है। आने के बाद अपने ही भाई बड़े भाई के पास फ़ोन कर
देता है, लेकिन तभी बंद बताता है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपने पति की तलाशी करते करते सुबह का टाइम बीत जाता है, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चलता है। थाना प्रभारी पहुंच बैठते हैं कि आखिर तुम्हारे पति करते क्या हैं। अब वहाँ पर पूनम कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, हमारे टोटल 2 बच्चे भी हैं और उन्हीं बच्चों की परवरिश करने के लिए हमारे पति दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। सोचते हैं बच्चों की परवरिश कर उनकी ज़िंदगी अच्छे से बना देंगे, लेकिन कहीं पर जो होता है उनका तौर ठिकाना नहीं होता। लेकिन ना जाने कहाँ चले गए, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हमें हमारे मन में काफ़ी शंकाएँ जन्म ले रही हैं। वहाँ पर थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता उस महिला पूनम से कह देते कि आखिर इतने दिन तुम क्या कर रही थी, अब तक क्यों नहीं आई। तो हम महिला कहने लग जाते कि साहब हमें पता था कि हमारे पति हो सकता है घर की मजबूरी की वजह से उस समय कहीं किसी दोस्त के साथ कमाने निकल गए हों, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें इसी पे शंका हो रहा था, लेकिन 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर कॉल भी नहीं लगता। अब हमारे मन में और शंकाएँ जन्म लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है, तभी उनका कुछ अता पता नहीं चलता। हमें उम्मीद थी वह कहीं भी अगर होंगे, कहीं शहर कमाने गए होंगे तो घर वापस ज़रूर लौट के आ जाएंगे। वहाँ पर थाना प्रभारी पूनम से कहने लग जाते हैं तो आखिर अब तक लौट के क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें कुछ पता लगा है। पूनम वहाँ कहने लग जाते कि साहब हमें कुछ अपने इलाके के रहने वाली एक अपनी खास महिला होती है, उसी महिला के द्वारा पता चला है कि अपने ही पास के जो ज़िला पड़ता है सिमडेगा के पास एक कुम्हार टोला इलाका पड़ता है, वहीं की रहने वाली होती है संजू देवी, जिसकी उम्र होती है 31 साल के आसपास होता है। संजू देवी जो होती है एक विधवा औरत होती है और उसी के घर हमारे पति का काफ़ी आना जाना लगा रहता था। हमें शक है उसी महिला ने ही, यानी कि जो संजू देवी होती है, उसे ने हमारे पति का अपहरण किया है, उसे ने हमारे पति को कहीं छुपाया होगा। पुलिस यह बात सुनने के बाद पूनम से पूछने लग जाती आखिर पूरी बात तो हमें बताओ, क्या रहस्य है, किस कारण तुम्हें उस संजू देवी पर शंका हो रहा है। पूनम वहाँ थाना प्रभारी के सामने बैठ जाती, अपनी सारी बात एक से एक बात कहना शुरू कर देती है। थाना प्रभारी पूनम की बात सुनते हैं, काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसकी बातों में कुछ एक चौंकाने वाले रहस्य निकल के आ जाती है। अब पुलिस जो होती है वहाँ पर पूनम की बात पर विश्वास करना उनके लिए पूरी तरह से एक प्रतिबंध सा बन जाता है। पूनम की बात पुलिस वहाँ साथ में थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता भी सुनते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि आखिर में पूनम की बात में पूरी तरह से सच्चाई है। पूनम की बात सुनने के बाद उसी के तहरीर पर अब संजू देवी के ऊपर ही उसके जो पति होता है रविंदर महतो का अपहरण का मुकदमा जो होता है दर्ज कर लिया जाता है और पूनम को वहाँ कर समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाता है। कहने लग जाते हैं कि तुम ठीक है अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पति जहाँ भी कहीं भी होंगे वह घर वापस ज़रूर आ जाएंगे, हम पे भरोसा रखो। पूनम से उसी समय जो होता है अब उसके पति का मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। पुलिस की टीम उसके पति का मोबाइल नंबर लेने के बाद सबसे पहले उसके पति का मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे लगा देती है। कुछ बड़े अधिकारियों को खबर भी दे देती है, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर होता है कि एक महिला एक व्यक्ति का अपहरण कैसे कर सकती है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का एक महिला के द्वारा अपहरण का मामला होता है। इसीलिए पुलिस कि वहाँ जो टीम होती है इस केस को काफ़ी संज्ञान से लेती है। संज्ञान से लेने के बाद पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल के लिए लग जाती है और जब लग जाती है तो पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले खबरी बिछाती है और जब खबरी बिछाती है तो खबरी जो होते हैं सिमडेगा के उसी कुम्हार टोला के इलाके में जाते हैं तो पता चलता है कि संजू देवी तो अपने घर पर है ही नहीं। तो खबरी काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी संजू देवी का कहीं अता पता नहीं चलता कि आखिर संजू देवी कहाँ चली गई। पुलिस तुरंत वहाँ के थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता को यह खबर दे देते हैं और जब राजू कुमार गुप्ता यह खबर पाते हैं सबसे पहले जो होता है कुछ सबूत को और इकट्ठा करने के लिए लग जाते हैं। अब जो होता है उन्हीं खबरियों के द्वारा इधर संजू देवी का मोबाइल नंबर मिल जाता है और जब मिल जाता है उसी के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाला जाता है और जब निकाला जाता है पता चल जाता है कि आखिर घटना वाली रात 30 अक्टूबर 2022 को ही लगभग सुबह के टाइम भी रात के टाइम भी यहाँ तक कि लगभग 2 महीने पहले के भी बीच जो होता है उस नंबर से कभी एक आध बार 1-2 मिनट तो बातें हुई थी। पुलिस का जो शंका होता है जाकर अब संजू के ऊपर टिक जाता है, क्योंकि उसी ने घटना वाली रात 2 मिनट बातें की थी और लास्ट बात उसी से हुई थी। इसके बाद उस जाकर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है इधर। अब जिस वजह से पुलिस जो शंका होता है जाकर संजू के ऊपर पूरी तरह से टिक जाता है और टिकने की वजह से संजू देवी की तलाशी करना पुलिस काफ़ी कड़ाई के साथ शुरू भी कर देती है और करने भी लग जाती है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस की टीम जो होती है
खबरियों को काफ़ी ज़्यादा अलर्ट कर चुकी होती है, खबरियों को खबर कर चुकी होती है कि उसे किसी तरह अपनी कस्टडी में लिया जाए। और तभी 11 जनवरी 2023 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम खबरी पुलिस के सामने आते हैं। थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता वहीं बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने कहने लग जाती कि साहब, असल में अपनी एक खबरी है जो काफ़ी तेज़ तर्रार है। उसी के द्वारा हमें पता चला है कि इस समय संजू देवी जो होती है, अपने ही पास इलाका जो था झबड़ा देवी, उसी के करीब एक जाना माना एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले में जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ मौके पर छुपी हुई है। लेकिन पुलिस जैसी यह खबर पाती है, खबर पाने के बाद पुलिस की टीम उसी समय अलर्ट हो जाती है और एक जाल बिछाती है। उसी जाल के तहत जो जाती है अब संजू देवी के उसी रिश्तेदार के घर छापा मार देती है। जब मार देती है तो वहाँ से संजू देवी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस को जैसे संजू देवी वहाँ देखती काफ़ी अचंभा से में पड़ जाती है, लेकिन तब भी कस्टडी में कैसे न तैसे आ जाती है। पुलिस की टीम उसको थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस की टीम के सामने महिला कांस्टेबल होती है जो काफ़ी तेज तर्रार होती है। देखने के बाद इधर संजू देवी जैसे ही महिला कांस्टेबल को देखती है, थर थर काँपना शुरू कर देती है। पुलिस के सामने बिना किसी देरी के, बिना किसी दबाव के संजू देवी पुलिस के सामने धड़ धड़ पूरी जुबान, और वह जो होता है एक चौंकाने वाली बात भी कही जाती है। वह कहने लग जाती है कि साहब, असल में 30 अक्टूबर 2022 के ही दिन वह जो होता है रविंदर कुमार महतो की इस दुनिया से हटा भी दिया गया, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस उसके मुंह से सारी बात सुनती है, लेकिन पुलिस के सामने संजू देवी काफ़ी चौंकाने वाली बात कह जाती है। वह कह जाती कि साहब, असल में हमारी एक बड़ी बहन है कौशल्या, जिसकी उम्र है 34 साल के आसपास है। कौशल्या भी एक विधवा है। उसके पति भी इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। उसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन वह जो होता है रविंदर के ही इलाके के दूसरे टोले की रहने वाली है और उसका भी रविंदर के साथ अफेयर चल रहा होता है। लेकिन कौशल्या भी हमारे साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दी है। पुलिस की टीम अब उधर संजू से और पूछताछ करती है, और जब संजू से कड़ाई से पूछताछ किया जाता है, पता लगता है संजू का एक अपना आशिक है अजय साहू जो था उसी का इलाके का रहने वाला है। लेकिन इधर जब पुलिस और दबाव मारती है संजू के ऊपर, संजू एक और बात कबूल कर लेती है। कहने लग जाती कि साहब, असल में कौशल्या देवी का एक और आशिक है राजेंद्र साहू जो था, जिसकी उम्र होता है 36 साल के आसपास होता है। उसका नया आशिक होता है। हम इन्हें, यानी कि उस अजय साहू और राजेंद्र साहू और साथ में कौशल्या, हम चारों ने मिलकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रविंदर महतो को हटा दिया है। पुलिस यह बात जैसी इधर संजू देवी की तहरीर पर सुनने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब तीनों की तलाशी करने के लिए लग जाती है। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, और जब मेहनत करती है कौशल्या पुलिस के हाथ चढ़ जाती है। लेकिन उधर राजेंद्र और साथ में अजय अपने घर से फरार होते हैं। पुलिस इसकी भी तलाशी करती है, लेकिन इनका कहीं अता पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर अब कौशल्या और साथ में संजू देवी से पूछताछ करते हैं। लेकिन जो कहानी और जो वाक्य बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इसी झारखंड के पास जो शहर पड़ता है गुमला, उसी के पास पतिया इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं रविंदर कुमार महतो की उम्र होती है उस समय मात्र 24 साल के आसपास होता है। रविंदर कुमार की अपनी पत्नी होती है पूनम महतो की उम्र होता है 25 साल के आसपास होता है। इधर पूनम और रविंदर का जो ज़िंदगी होता है बेहतर तरीके ढंग से चलने भी लग जाता है। लेकिन इसी बीच पूनम के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी इधर गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने परिवार का खर्चा और साथ में देखभाल करने के लिए रविंदर महतो जो होता है अपने पास जाकर नौकरी की तलाशी करता है। उसकी नौकरी की जो तलाशी होती है जल्द कुछ दोस्तों के सहारे पूरा हो जाता है और जाकर प्राइवेट कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है, जिसकी बदौलत उसके पास ठीक ठाक पैसे आने जाना शुरू हो जाते हैं। और जब पैसे आने लगते हैं उसके घर का परिवार जो खर्चा होता है बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाते, वक्त गुजरने लग जाता है। लेकिन इधर जो थी पूनम देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी, बोलने में एक नंबर की तड़तड़ भी थी। पूनम जो भी फैसला लेती थी काफ़ी अपने परिवार के भले के लिए भी लेती थी। इधर जो था उसका जो पति होता है अपने पत्नी पूनम की काफ़ी इज्जत भी करता था। दोनों का ज़िंदगी गुजरते गुजरते काफ़ी वक्त गुजर जाते हैं। लेकिन रविंदर के ही दूसरे टोला जो पड़ता है कुम्हार टोला, उसी टोला का ही रहने वाली होती है कौशल्या देवी का जो पति होता है वह रविंदर का काफ़ी गहरा दोस्त भी होता है। लेकिन कुछ साल पहले रविंदर का जो दोस्त होता है वह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से कौशल्या
कि जो ज़िंदगी होती है उस समय तहस महस हो जाती है। कौशल्या 2 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी अब जिएगी कैसे और किसके सहारे जिएगी, इसी सोच में काफ़ी दिनों तक परेशान रहती है, जिसकी वजह से आए दिन वह बेहोश होती रहती है। लेकिन इधर जैसे ये खबर जो होता है, रविंदर महतो को लगता है कि हमारे दोस्त की पत्नी काफ़ी बेबाक लेकर परेशान हो पड़ी है, यहाँ तक कि वो बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। और रविंदर जैसे इस बात को भनक लगता है, लगने के बाद अपने दोस्त की जो पत्नी होती है उसको सांत्वना देने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। काफ़ी समझाता बुझाता करने लग जाता है कि तुम्हें इसमें अपने दिल को उदास रखने की कोई ऐसी बात है नहीं। हम तुम्हारे पति का दोस्त हैं, तुम्हारे साथ हर वक्त खड़े रहेंगे, सुख में खड़े रहेंगे और दुख में खड़े रहेंगे। तुम अपने करीब ही हमें समझना। अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर संकट पड़ता है तुम हमें तुरंत फ़ोन कर सकती हो, तुम्हारे लिए हर वक्त हम हाजिर हैं। यह बात उधर कौशल्या भी सुनती है, समझ जाते कि हो सकता है कि हमारी कोई ना कोई चलो मदद कर देंगे। अब इधर जो होता है कौशल्या इसी इत्फा में रहती भी है। समय आता है, समय के हिसाब से जो होता है रविंदर अब कौशल्या के घर आना जाना लगा रखता है, जिसकी वजह से कौशल्या के घर उसका मदद भी कर देता, थोड़े बहुत कौशल्या को पैसे भी देता, जिसकी वजह कौशल्या इधर जो होती है काफ़ी एहसानों तले रविंदर के दब जाते हैं। दबने की वजह से इधर जो होता है दोनों के बीच काफ़ी करीबी आ जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन कौशल्या को भी लगने लगता रात के टाइम हमारे देह को काफ़ी कुछ ज़रूरत है, और इसी ज़रूरत पूरा करने के लिए कौशल्या जो होती है अब अपने मन में कुछ उछाल से मानना शुरू करवा देती है। और इसी के सामने उसी समय जो होता रविंदर भी अपने दिल में एक फिराक जमाए बैठ जाता है, क्योंकि कौशल्या देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। दोनों एक दूसरे के सामने जब भी पड़ते हैं तो इधर जो होता है रविंदर कौशल्या को देखता है तो उसकी निगाहों में भांप जाता है। और जब भी रविंदर अपने घर आता तो अपनी पत्नी के सामने तो पड़ता, लेकिन उसकी पत्नी का जो चेहरा होता है वह कौशल्या का चेहरा सा लगता है। रविंदर के मन में हर वक्त कौशल्या का चेहरा पूरी तरह से नाचना शुरू कर देता है। रविंदर भी समझ जाता कि हमें लग रहा है कौशल्या से प्यार हो गया। अपने दिल की बात रखने के लिए काफ़ी तड़पड़े अपनाता है, लेकिन उसके करीब जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कौशल्या भी धीरे धीरे इधर रविंदर को चाहना भी शुरू कर देती है, और जब चाहने लग जाती वह भी एक बात सोच लेती है कि रविंदर तो एक शादीशुदा है, उसकी हंसी खेलता परिवार भी, आखिर उसके परिवार और उसकी ज़िंदगी हम तबाह क्यों करें। लेकिन उस वक्त यह बात सोच लेती कौशल्या तो पीछे हट जाती है, लेकिन रविंदर अपने परिवार को दरकिनार भी कर देता है। और कौशल्या के जब घर आता तो उससे मीठी मीठी बातें करता, और इसी मीठी बातें में कौशल्या उलझ भी जाती है। और जब उलझ जाती है दोनों के बीच धीरे धीरे इतना करीबी आ जाती है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और जब प्रेम प्रसंग चालू होती है धीरे धीरे मीठी मीठी बातें होती हैं, और यहाँ तक कि फ़ोन पे बातें भी होती हैं। रात के टाइम जब भी रविंदर को मौका मिलता है तो इधर कौशल्या के पास फ़ोन कर देता है, और उसी फ़ोन के द्वारा दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सुख दुख शेयर भी करते हैं, और दोनों प्यार मोहब्बत की बातें भी करते थे। यह सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। तभी घटना से मात्र 1 साल पहले रविंदर महतो जो होता है शाम के टाइम कौशल्या के घर पहुंचता है। पता लगता है कौशल्या के दोनों बच्चे जो होते हैं खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। रविंदर घर में घुसता देखता है कौशल्या जो होती है उस समय चारपाई पर खड़ी हुई है, अपने बाल संवार रही हुई। उसके कुछ पल्लू देख जाते हैं, यानी कि कुछ अस्तरंग दिखते हैं, जिसकी वजह से उधर जाकर इधर रविंदर का मन विचलित से हो जाता है। घर में घुसता है, कौशल्या जैसे ही रविंदर को देखती है तो उस तुरंत ही उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, और वहीं पर खड़ा होकर इधर रविंदर कौशल्या के सामने अपने दिल की बात रख देता है। अब जैसे ही रखता है कौशल्या उसकी पैसों और उसके आसानी तले दब कर होते हैं, काफ़ी सोच में पड़ जाती है। और इसी सोच में पड़कर कौशल्या तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, अपने ही बेडरूम में ले जाती है। वहाँ पर कौशल्या और रविंदर दोनों मिलकर संबंध बना देते हैं। इधर रविंदर अपनी पत्नी को धोखा देकर अपनी ज़िंदगी जो कौशल्या के साथ उस रात गुजार लेता है, और संबंध का जो सिलसिला था बेधड़क इनका चलना शुरू हो जाता है। और जब भी रविंदर को मौका मिलता तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है, कौशल्या के घर में आता, उसके घर में आए दिन संबंध बना देता है। दोस्त को पत्नी के साथ इस तरह ज़िंदगी की अपनी अच्छी तरह से जीना शुरू कर देता है कि उस ज़िंदगी चलना भी शुरू हो जाता है। इधर ना किसी को पता चलता है, ना रविंदर के रिश्तेदारों को पता चलता है, ना रविंदर के पत्नी को पता चलता कि हमारा पति कहाँ आ जाता है और कहाँ वह आकर रहता है। और यह ज़िंदगी चलते चलते कुछ महीने का वक्त बीत जाता है, समय बीतने लग जाता है। तभी इसी बीच रविंदर बीते बीते जैसे 9 महीना होता है तो रविंदर जब भी कौशल्या के घर आता तो कौशल्या उससे कुछ ऐसी बातें कर देती जिसके बाद रविंदर के दिल पे धक्का सा लगता। रविंदर को कुछ शंका हो जाता है। उस समय लगने लगता रविंदर को कौशल्या हमसे अब मुँह फेर रही है, क्योंकि उसके जो चाल और स्वभाव थे काफ़ी कुछ बयां कर रहे होते हैं। और रविंदर भी सोच में पड़ जाता कि आखिर कौशल्या हमसे मुँह क्यों फेर रही है, हमारे ऊपर कम ध्यान क्यों दे रही है, कुछ तो कारण होगा। और यह जो होता है रविंदर जब भी अपने घर में आता तो कौशल्या की बात को काफ़ी लेकर चिंता में पड़ जाता है। पूरी रात उसकी बात सोचकर उसको नींद भी नहीं आता कि आखिर पहले तो कौशल्या हमारे ऊपर पूरी ध्यान रखती थी, आज ना जाने क्या उसका हो गया।
लेकिन इधर धीरे धीरे वक्त बीतने लगता, और जब वक्त बीतने लगता इधर रविंदर जब कौशल्या के घर पहुंच जाता तो कौशल्या उसको जो था अब इग्नोर करना शुरू कर देती है। रविंदर के मन में काफ़ी गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से को वह शांत करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है कौशल्या से कैसे बात किया जाता है, लेकिन कौशल्या उससे 1 मिनट बात करती फिर अपने काम को बोल के वह निकल जाती है। वह भी रविंदर भी समझ जाता है कि कौशल्या के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है, और इसी रहस्य को जानने के लिए रविंदर अपने कुछ दोस्तों का सहारा लेता है, और जब सहारा लेता है उनसे काफ़ी पूछताछ कर देता है। उनसे पूछताछ करने के बाद उसके सामने कुछ चौंकाने वाली बात पता चल जाता है। किसी के द्वारा पता चलता है कि असल में तुम्हारे इलाके का रहने वाला होता है राजेंद्र साहू। राजेंद्र साहू जो होता है तुमसे 1 साल तो बड़ा है, लेकिन तुमसे हट्टा कट्टा भी है, यहाँ तक कि काफ़ी हैसियत वाला है। अब वह पैसे की जो मदद करता है कौशल्या का कर देता है, क्योंकि मुँह मांगा पैसा कौशल्या को देता रहता है। और जब यह बात उधर अपने दोस्त के द्वारा रविंदर सुनता है, सुनने के बाद पता लग जाता है कि आखिर कौशल्या का राजेंद्र के साथ भी संबंध बन चुके हैं, इसीलिए हमसे काफ़ी खफा खफा सा रहती है। यह बात जैसे उधर रविंदर सुनता है, सुनने के बाद उसके मन को तो विश्वास नहीं होता, तब भी वह कौशल्या के घर पहुंचता, उससे कोशिश करता है, लेकिन कौशल्या अब हर बार इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कौशल्या की एक अपनी छोटी बहन होती है संजू देवी, जो सिमडेगा के ही कुम्हार टोला का इलाका पड़ता वहीं की रहने वाली होती है। इधर संजू देवी भी एक विधवा भी होती है, उसके भी टोटल 1 बच्चा होता है। लेकिन संजू देवी का जो पति होता है ठीक 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन संजू देवी जो होती है अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे कर जीती है। लेकिन इसी बीच अपनी बहन बड़ी बहन की है संजू देवी का आना जाना लग जाता है, और जब आना जाना लग जाता तो इसी बीच होता धीरे धीरे मुलाकात जो होता है जाकर रविंदर संजू से बना लेता है। और जब बना लेता है संजू देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, बोलने में 1 नंबर की होती है। उससे मीठी मीठी इधर जो होता है रविंदर बातें करना शुरू कर देता है। रविंदर के मन में संजू के लिए प्यार उमड़ना शुरू हो जाता है। बस सोचने लग जाता है चलो कौशल्या तो ना हुई, अब संजू तो हमारी हो सकती है। और इसी फिराक में संजू के पीछे आए दिन पड़ा रहता है, लेकिन संजू एक भी भाव इधर रविंदर को नहीं देती, बस उससे तो बस हंसने खेलने से मतलब होता है। लेकिन संजू इधर जो होता है रविंदर को जब भाव ना देती तो रविंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता कि आखिर संजू हमें भाव क्यों नहीं दे रही, क्योंकि इसका पति भी नहीं है, इसका सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। वह जानना भी चाहता था आखिर संजू हमें भाव क्यों नहीं दे रही, लेकिन उसको कुछ पता भी नहीं चलता। अब आए दिन जो होता है संजू से मिलने के लिए उसके ही इलाके कुम्हार टोला पहुंच जाता, और जब पहुंचता संजू उसकी काफ़ी अच्छे से खासदारी करती, अपने घर बैठाती। लेकिन जब उससे करीब जाने की इधर जो होता है के लिए संजू के पास रविंदर कोशिश करता, तुरंत उसको झटका देकर वहां से भगा भी देती है, जिसकी वजह से रविंदर काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। लेकिन फ़ोन के द्वारा हर बार जो होता है उसे शारीरिक सुख की मांग करती है, जिसकी वजह से संजू काफ़ी ज़्यादा चिंतित में पड़ जाती है। हर बार जब मना करती तो वह काफ़ी गुस्से में भी आ जाती है कि आखिर रविंदर हमारे पास बार बार फ़ोन क्यों करता है, हम उसके साथ हमारा उसका अपना कोई रिश्ता भी नहीं है। तब यह जो होता है रविंदर चिंता में पड़ जाता कि आखिर इस विधवा महिला की सहायता कौन कर रहा है। तभी उसके कुछ अपने जो करीबी दोस्त हैं उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि असल में संजू का तो उसके ही इलाके का रहने वाला एक अपना करीबी दोस्त है, और वह कोई नहीं होता है, वह होता है अजय साहू, जो उसी के साथ लगभग कई सालों से संबंध चल रहे हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही इधर आकर रविंदर को लगता है तो वह तभी अपने दोस्त की बात पर यकीन नहीं करता, उसके पास फ़ोन करता, उससे जो होता है मांग करता, लेकिन हर बार इधर संजू मना कर देती। काफ़ी तंग आ जाती, जब तंग आ जाती है आकर इसकी शिकायत अपनी बड़ी बहन कौशल्या से कर देती है। कौशल्या भी कहने लग जाती हाँ रविंदर हमारे पीछे भी हाथ होकर पड़ा है, उसको तो हम मना कर चुके हैं, हमारा तुम्हारा रिश्ता अब ख़त्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे भी पीछे पड़ गया है, लग रहा हमारी दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। संजू वहीं खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौशल्या जैसे देखती उसी समय एक फ़ैसला ले लेती, कहने लग जाती इससे बढ़िया है कि अगर वह हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर सकता है तो उसको ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा भी सकते हैं। और संजू के सामने यह बात जैसी कौशल्या रखती है, रखने के बाद संजू एक बार दंग सा रह जाती, कहने लग जाती ठीक है हम उसको रास्ते से हटाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रचेंगे, और इसी षड्यंत्र के तहत जो होता है कैसे न तैसे कर उसको हटाएँगे। इधर जो होता है कौशल्या जाकर अपने आशिक राजेंद्र साहू से मिल जाती है, उससे सारी बात बता देती है कैसे जो होता है रविंदर को ठिकाने लगाना है। अब इधर जो होती है संजू जाती है अपने आशिक अजय के पास पहुंच जाती, उससे जाकर सारी बात बता देती कैसे जो होता है रविंदर को ठिकाने लगाता। दोनों अपने आशिकों के साथ मिल जाते हैं, प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत कौशल्या और साथ में संजू देवी मिलकर एक प्लान रचते हैं। उनका प्लान यह होता है कि कैसे ना तैसे कर कर कौशल्या बोल देती है तुम रविंदर को अपने घर बुलाओ, और जब बुलाओगी तो दिन भर अपनी बातों में उलझा लेना। शाम का टाइम हो जाएगा, शाम के टाइम जो होता है
उसे काफ़ी सारी नींद की गोली मिलाकर कैसे न तैसे कर पिला भी देना, और जब तुम समझ जाना कि वह नींद की अवस्था में पूरी तरह से सो चुका है तो हमें फ़ोन करके बुला लेना। संजू यह बात अपनी बड़ी बहन की सुन लेती है। सुनने के बाद होता है उसी दिन से संजू जो होती है रविंदर महतो से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है। रविंदर महतो भी समझ जाते कि संजू अब लग रहा हमारे ऊपर ध्यान देना शुरू कर दी है। मीठी मीठी बातें करती है। इधर रविंदर कहने लग जाता है आखिर वह समय कब आएगा जब हमारे दो बीच में शारीरिक संबंध बनेंगे। संजू कहने लग जाती समय जब आएगा ना तो हम बता देंगे। और इसी फिराक में इधर रविंदर महतो बैठा भी रहता, समय का इंतज़ार करता है। और तभी जो होता है 30 अक्टूबर 2022 का दिन होता है। वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच अब संजू देवी जो होती है रविंदर के पास फ़ोन कर देती, कहने लग जाती आज हमारे घर में ना सास ससुर है ना हमारे तेवर, पूरा घर एकदम सुनसान पड़ा हुआ, तुम्हारे पास अच्छा मौका है रिश्ता बनाने का। यह बात जैसे इधर रविंदर महतो सुनने के बाद अपनी पत्नी से बोल देता है कि हम जा रहे हैं मार्केट में, कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है। वह बोल देता है। इधर पूनम सुनती है, सुनने के बाद कह देती ठीक है तुम चले जाओ, शाम को जल्दी चले आना। रविंदर महतो जो होता है वहाँ से अपनी पत्नी से बोलकर पैदल ही निकल पड़ता है। और जब निकल पड़ता है किसी के सहारे जो होता है वह जाकर अब दूसरे ज़िले में क्रॉस कर जाता है। और जब कुम्हार टोला पहुँचता तो वह संजू के घर भी पहुँच जाता है, उसके घर में दाखिल हो जाता है। संजू दोस्त को साथ लेती है, लेने के बाद उससे कुछ मीठी मीठी बातें करती है, दिन भर उसको अपने बातों में उलझा लेती है। और जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में होता है संजू अपने हाथों से चाय बनाती है, चाय बना के लाती है, उसमें काफ़ी सारी नींद की गोली मिला देती है। और नींद की गोली जो होता है वह उसको भनक नहीं लगती कि संजू उसमें नींद की गोली मिलाई हुई है। वह चाहकर मीठी मीठी बातों में उलझाते हुए रविंदर के हाथों में पकड़ा देती है। और रविंदर जो चाय को पकड़ने के बाद उसको पीना शुरू कर देता है। उसी मीठी बातों में उलझकर पूरा का पूरा चाय गटक कर जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता, उसी बीच रविंदर महतो को नींद आना शुरू हो जाता है। अब संजू देवी भी समझ जाती है रविंदर को नींद की गोली असर करना शुरू कर देती है। जब यह समझ जाती है रविंदर को पकड़ने के बाद ले जाकर अपने बेड पर सुला देती है। जब सुला देती लगभग आधे घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन रविंदर को दोबारा होश नहीं आता। इधर संजू देवी जो अपनी बड़ी बहन कौशल्या को फ़ोन कर देती है। और कौशल्या जो होती है अपने आशिक राजेंद्र साहू को फ़ोन कर देती है। और संजू दोबारा अपने आशिक अजय के पास फ़ोन कर देती है। तीनों लोग खबर पाने के बाद अब जो चंदा नदी पड़ता है वहीं पर तीनों बताए हुए ठिकाने पर पहले से पहुँच जाते हैं। अब इधर जो होती है संजू कैसे ना तैसे कर एक जो होता है गाड़ी बुक करती है। उसी गाड़ी में ले जाकर रविंदर को बैठा लेती है। बैठाने उसी गाड़ी के सहारे वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब जंगल में पहुँच जाती है, जंगल में जो होता है उस समय थोड़ा बहुत होश होता है, रविंदर को आना शुरू हो जाता है। वहीं पर रविंदर खड़ा हो जाता है। संजू साहू से कह देता है तुम हमें यहाँ कहाँ लाई हो। वह कहने लग जाती आज हमारे पास सबसे अच्छा मौका यही है कि हम जंगल में दोनों मिलकर एक साथ दुख और सुख भोगें। यह बात रविंदर भी समझ जाता, कहने लग जाता आज हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख का दिन होगा। अब वहाँ पर होश आने के बाद रविंदर को अपना हाथ पकड़ा देती है। रविंदर संजू का हाथ पकड़ते हुए संजू आगे के चलना शुरू कर देती है और उसको एक काफ़ी घने जंगल में ले जाती है। और जब ले जाती है तो वहाँ कुछ दूर वक्त और समय तय कर लेते हैं। तो साइड में जो होता है वहीं पर कौशल्या खड़े होती है। कौशल्या को जैसे इधर रविंदर देखने के बाद दंग सा रह जाता है। कौशल्या कह देती है आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ वो चीज़ करेंगे जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। और यह तुरंत अपने मन में एक खुशी वाला शब्द वाला जाहिर कर लेता, सोचने लग जाते आज लग रहा है हम दोनों का एक साथ सुख मिलेगा। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतता है उसी बीच दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। वह व्यक्ति दोनों कौन और नहीं होते, राजेंद्र साहू होता है और अजय होता है। और जैसे इधर देखता है, देखने के बाद होता है अब रविंदर महतो समझ जाता है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। और इससे पहले वह उसको भनक लगती, तुरंत ही भागने की फिराक में लग जाता है। और जैसे ही भागने लग जाता है तो राजेंद्र साहू अजय दोनों मिलकर पकड़ लेते, उसको ज़मीन पटक देते हैं। पटकने के बाद जो होता है वहीं पर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इधर चारों मिलकर ले जाकर उसी चंदा नदी के किनारे एक काफ़ी गड्ढा गहरा खोद देते हैं। उसी गड्ढे में ले जाकर उसकी बॉडी को डंप कर देते हैं। उसके बॉडी पर काफ़ी सारे नमक भी डाल देते हैं। मिट्टी डाल के वहाँ से चले आते हैं, आकर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होती है पूनम को खबर लगता हमारा पति अभी तक नहीं लौटा। जब ना लौटा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान, सोचने लग जाती है हमारा पति हो सकता है किसी दोस्त के साथ शहर चला गया हो। लेकिन महीने भी बीत जाते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन कोई उसकी सहेली होती है, उसको सूचना दे देती है आखिर तुम्हारे पति का संजू के साथ देखा गया है। और जैसे यह खबर लगता है उसको पूरा विश्वास होता है हमारे पति के साथ संजू देवी ने कुछ किया है। यह मामला लेकर 4 जनवरी 2023 को ही पुलिस थाने पहुँच जाती है। पुलिस इसमें एक्शन लेती, जब एक्शन लेती पुलिस के सामने सारे अपराधी हाजिर हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जब संजू देवी और साथ में कौशल्या देवी और साथ में राजेंद्र साहू और अजय के द्वारा सच्चाई निकल के आता, पुलिस इन चारों को साथ लेती है। चारों को साथ लेने के बाद
उसी चंदा नदी के पास ले जाती है, उसी गड्ढे को खुदवाती है तो उसमें एक कंकाल निकलता है, लेकिन उसी कंकाल के सही जो होता है रविंदर महतो का कपड़ा निकल जाता है, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है यही शरीर होता है और यही शरीर रविंदर का है। और जब पुलिस को यकीन हो जाता है, पुलिस जो होती है उसकी पहचान कराने के लिए पूनम को बुलवा लेते हैं। पूनम उस कपड़े को देखकर पहचान कर लेते हैं कि हमारे पति ही थे। अब पूनम के द्वारा पहचान किए जाने का पुलिस को पूरा जो होता है यकीन हो जाता है कि रविंदर ही था। और इसी में पुलिस को काफ़ी सारे सबूत भी लग जाते हैं। जब सबूत लग जाते हैं, पुलिस होती है इधर काफ़ी मेहनत तो कर लेती है, कैसे ना कैसे। कल का पुलिस खंडे जो होते हैं राजेंद्र और साथ में अजय चढ़ चुके होते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम जब इन चारों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करवा के ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यहाँ बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।